5 सीट बिहार से होगा और मुझे लगता है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आए। राज्यसभा में फिर कौन 56 इंच से सीने को पसीना निकालेगा, उसके लिए जरूरी है कि एमआईएम के किसी आदमी को भेजा जाए। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और दिल्ली के सियासी गलियारों में नंबर गेम की नई बिसात बिछ चुकी है, क्योंकि अब राज्यसभा का गणित पूरी तरह से बदलने वाला है। राज्यसभा को जल्द ही 37 नए सांसद मिलने वाले हैं और इसी के साथ बीजेपी इस साल नए रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले से कहीं और ज्यादा ताकतवर होने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्षी किलों के ढहने की कहानी अब राज्यसभा की दहलीज से लिखी जाने वाली है। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए अगले महीने की 16 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन 16 मार्च को होने वाली वोटिंग से जो सियासी संतुलन है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि राज्यों की विधानसभा का गणित बदल चुका है और ये बदला हुआ जो गणित है उसका सीधा असर राज्यसभा के सीटों के लिए जो चुनाव होगा उस पर दिखेगा। इसमें जो बीजेपी और एनडीए के घटक दल हैं उनको तो खूब फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, लेकिन सियासी नुकसान हो रहा है इंडी और इंडी गठबंधन के घटक दलों को, और इसमें खासकर जो रीजनल पार्टीज हैं उनको तो बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 5, उड़ीसा की 4 और असम की 3, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की 2-2 और हिमाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च को चुनाव होने वाले। इन 37 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास 15 और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के पास 18 सीटें। इसके अलावा 4 सीटें दूसरी पार्टियों के पास हैं। लेकिन 16 मार्च को चुनाव के बाद ये आंकड़े पूरी तरह पलट सकते हैं, क्योंकि बिहार से पहले महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना विधानसभा की स्थिति पहले से काफी बदल चुकी है, जिसका सियासी असर सीधे तौर पर राज्यसभा के चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीटें आसानी से मिल सकती है। बीजेपी 4 सीटें तो शिंदे और अजित पवार की पार्टी 1-1 सीट जीत सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। यानी महाराष्ट्र में 1 अनार 3 बीमार वाली स्थिति दिख रही है। इस 1 सीट को लेकर भी खींचतान जारी है। शरद पवार की दावेदारी सामने आने के बाद ये खींचतान और बढ़ती दिख रही है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे भी अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक चुके हैं। देखो, राज्यसभा की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 1 सीट मिलेगी। तीनों की ताकत जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप वाली, तो हम तीनों बैठकर ये तय करेंगे कि इस बार किस नेता को राज्यसभा में भेजेंगे। हम तीनों पार्टी बैठकर महाविकास आघाड़ी के निर्णय लेंगे, डेफिनेटली निर्णय लेंगे और 2 दिन में हमको निर्णय लेना पड़ता है। यानी महाराष्ट्र से राज्यसभा की सीट पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में से किस पार्टी की दावेदारी होगी ये अभी साफ नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि क्या शरद पवार के लिए दोबारा राज्यसभा पहुंचना इतना आसान होगा, या फिर विपक्ष की अंदरूनी लड़ाई एनडीए के लिए क्लीन स्वीप का रास्ता और आसान बना देगी। जेडी को 1 सीट के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प बन गया है, क्योंकि आंकड़े किसी के पक्ष में नहीं, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन, सब एआईएमआईएम के भरोसे थे। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दोनों गठबंधनों को झटका देते हुए अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। हालांकि
जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि बिहार की 5 राज्यसभा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी, ये तय है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा विपक्षी महागठबंधन को चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ देने की नसीहत दे रहे हैं। मैंने हम लोग सपोर्ट करेंगे। कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? सवाल ये पता है कि इस वक्त 56 इंच के सीने के सामने में सबको पसीना आ जाता है। मजबूती से अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलता है, तो लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में फिर कौन 56 इंच के सीने को पसीना निकालेगा? उसके लिए जरूरी है कि एमआईएम के किसी आदमी को भेजा जाए, और हमारे लिए समर्थन के लिए आप लोग हालात बनाइए। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और 5 सीट बिहार से होगा, और मुझे लगता है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आएगा, जो नंबर है उसमें देंगे तो अपनी स्थिति हास्यास्पद बनाएंगे विपक्ष के लिए, क्योंकि कहीं से उनका उम्मीदवार जीते इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इस बात का एहसास उनको भी है, लेकिन फिर भी अगर जगहसाई कराना हो तो उम्मीदवार दे, तो उम्मीदवार देने में स्वतंत्र है। जगहसाई हो जाएगी, अगर उम्मीदवारी दी उन लोगों ने तो पोल खुल जाएगी उनकी, उससे बचना है तो उम्मीदवारी न दे। लेकिन हम उम्मीदवारी नहीं दे, मना नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जगहसाई उनकी हो। बिहार में मौजूदा नंबर के हिसाब से तेजस्वी यादव तो किसी को राज्यसभा नहीं भेज पाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य भी लटक सकता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा के इस चुनाव में कई दिग्गज नंबर के फेर में फंसकर सियासी रूप से पैदल हो सकते हैं। तो वहीं देश की सियासत भी एक बार फिर बड़ी करवट लेने वाली है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इंडिया अलायंस की ताकत घटने जा रही है। राज्यसभा के लिए 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को होने वाला चुनाव महज एक चुनावी रूटीन नहीं है, बल्कि ये भारतीय राजनीति के उन दिग्गजों की विदाई और नए समीकरण की उदय की कहानी है, जो संसद के गलियारों में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदलने वाला है। तो क्या भारतीय राजनीति के दिग्गजों की विदाई और नए समीकरणों के उदय की ये कहानी संसद में शक्ति संतुलन को पूरी तरह मोदी में करने वाली है? मौजूदा समय में 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में बीजेपी के 103 सांसद हैं, जबकि एनडीए के सांसदों की कुल संख्या 133 है। 37 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को करीब 10 सीटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। वहीं बात अकेली बीजेपी की करें तो बीजेपी को अकेले अपने दम पर 6 से 9 सीटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। यानी लोकसभा की 293 और राज्यसभा की संभावित 143 सीटें जोड़ दें तो संसद में एनडीए का कुल आंकड़ा 436 तक पहुंच सकता है। वहीं अकेली बीजेपी की बात करें तो लोकसभा की 240 और राज्यसभा में संभावित 112 सीटों के साथ पार्टी की कुल स्ट्रेंथ 352 तक जाती दिख रही है। मतलब साफ है, संसद के दोनों सदनों में बहुमत नहीं बल्कि वर्चस्व की स्थिति, और इसी वर्चस्व का नाम है मोदी फैक्टर। क्या यही वो डर है जिसने विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है? एनडीए 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव के दौरान में एक लक्ष्य था, लेकिन क्या राज्यसभा चुनाव के जरिए ये हकीकत बनता जा रहा है? क्या यही वजह है राहुल गांधी की बेचैनी की? क्या यही कारण है कि विपक्ष बिखरा, कंफ्यूज और डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है? कुल मिलाकर 16 मार्च को होने वाले चुनाव बीजेपी के लिए राज्यसभा में अपना दबदबा और बढ़ाने वाले साबित होंगे। 23 दिन बाद जब नई तस्वीर पूरी तरह उभरेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर नजर आएंगे। वैसे तो इस साल राज्यसभा की टोटल 72 सीटों पर चुनाव होंगे, पहले 37 और फिर बाकी की खाली होने वाली 35 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सभी 72 सीटों पर चुनाव के बाद एनडीए की मौजूदा सीटें 40 से बढ़कर 50 पहुंच सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की सीटें 25 से घटकर दहाई के आंकड़े के नीचे पहुंच सकती हैं। इस साल खाली हो रही सीटों पर चुनाव के बाद 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। एनडीए का यह आंकड़ा विपक्ष के लिए एक डरावना सपना साबित हो रहा है। तो वहीं पीएम मोदी पॉलिटिकल लेवल पर राहुल गांधी को खाली करते जा रहे हैं। कांग्रेस की परेशानी कुछ और है, ये पचा नहीं पा रहे।
कि मोदी यहां तक पहुंचा कैसे, और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है कि भाई पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन अब तक टिका क्यों है। और इसलिए वे एक ही रास्ता उनके लिए बचा हुआ लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो। इस साल राज्यसभा की सीटों पर बीजेपी के रिकॉर्ड जीत के बाद राज्यसभा भी अब सरकार के लिए कवच बनेगी, दीवार नहीं। यूसीसी हो या वन नेशन वन इलेक्शन, अब बिल पास कराने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो राज्यसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पीड ब्रेकर साबित हो रहा था, अब वो पावर हाउस में बदल जाएगा। इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस समेत क्षेत्रीय पार्टियां अपने दिग्गज नेताओं को राज्यसभा शायद ही इस बार भेज पाएगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि संख्या बल के इस खेल ने विपक्ष की रणनीति ही बदल दी है। मुद्दों की राजनीति अब सफाइयों में बदलती दिख रही है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की रणनीति अब सिर्फ घेराबंदी की, मुकाबले की नहीं, और मोदी सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो क्या राज्यसभा चुनाव के बाद बजट सेशन का दूसरा फेज पीएम मोदी के लिए पावर शो बनने जा रहा है, और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अपने ही बुने जाल में उलझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिन मुद्दों पर घेराबंदी की कोशिश की वो अब उनके लिए ही बैकफायर कर रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की बिना छपी किताब का हवाला देकर मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल अब सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। Sir, General Navane says you are misrepresenting the facts, sir, about the book which you have presented in the Lok Sabha, sir. Anything you have to say on this, sir? Sorry, I didn't see you. Sir, he's saying that you have misrepresented the facts, sir. Anything you have to say? राहुल गांधी रक्षात्मक मुद्रा में दिख रहे हैं। मुद्दे गढ़ने की बजाय अब सफाइयां दी जा रही हैं। किसानों को भड़काने की कोशिशें जमीन पर असर नहीं दिखा पा रहे। वहीं ट्रंप और ट्रेड डील के मैटर में मोदी सरकार को घेरने का मामला भी उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आज वैश्विक मंच पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में दोबारा नजदीकी आई है। ट्रेड डील के ऐलान के बाद भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सुलिका गठबंधन में शामिल हुआ है। इसका मकसद एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल को मजबूत बनाना है। भारत का पैक्स सिलिका में शामिल होना चीन के लिए चुनौती है, क्योंकि इस अलायंस का मकसद चीन के दबदबे को खत्म करना भी है। इस टेक टीम में आने से भारत को खुद का एआई हब और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने में आसानी होगी। वहीं ग्लोबल डिप्लोमेसी के फ्रंट पर बात करें तो पाकिस्तान भी पूरी तरह साइडलाइन होता दिख रहा है। ये केवल डिप्लोमेसी नहीं बल्कि पावर शिफ्ट का भी संकेत है, और विपक्ष अब सवाल पूछने की स्थिति से ज्यादा सवालों के घेरे में है, खासकर राहुल गांधी, क्योंकि चुनाव राज्यों में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का पाला बदलना सिर्फ दल बदल नहीं, ये राहुल गांधी के नेतृत्व पर अविश्वास का सार्वजनिक संकेत भी है। और ये सब संकेत हैं कि लड़ाई अब बराबरी की नहीं रही। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सिर्फ सत्ता में ही नहीं बल्कि नैरेटिव पर भी काबिज है, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी मजबूत नहीं हो रहे हैं, वो पहले से ही शक्तिशाली थे और अब बेहद शक्तिशाली होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।